हे एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा बिहार ईएसआई यानी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज। इसी सीरीज में आज हम लोग करने जा रहे हैं एक और सेट। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर दो यार। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको बुला लो जल्दी से, ताकि हम लोग सब मिलके सेट शुरू कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? देखो यहाँ पे अगर आपका विटामिन बी रहता सिर्फ तो आपका काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पे B1 और B12 है, तो आपको एग्जैक्ट आंसर बताना होगा। आपका सही आंसर है B12। ठीक है, B12 की कमी से एनीमिया या खून की कमी का बीमारी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च से क्या संबंधित है? इन चारों ऑप्शंस में से स्टार्च से क्या संबंधित है? तो स्टार्च से ग्लूकोज संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आंख के सफेद में धब्बे किस विटामिन की कमी से होता है? आंख का जो सफेद वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट, सफेद वाला पार्ट, इसमें आपका धब्बा धब्बा दिखाई देने लगता है, यह किस विटामिन के कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से? अच्छा देखो, इस तरह की कोई भी बीमारी अगर आए और आपको आइडिया ना चल पाए, तो आपको पता है ना, विटामिन ए की कमी से आंख का जनरल बीमारी हो सकता है, जैसे आपका रतौंधी है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा विटामिन ए। ठीक, तो आंख का जो भी बीमारी आए जनरली आपका सब में विटामिन ए की कमी से होगा। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन होता है, तो पेप्सिन क्या होता है? क्या होता है पेप्सिन? एक हार्मोन होता है, एक एंजाइम है, विटामिन है, पोषक तत्व। क्या है पेप्सिन? तो पेप्सिन एक एंजाइम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनामेल को कठोर बनाता है? यानी इनामेल को कठोर कौन बनाता है? तो यह है कैल्शियम फॉस्फेट। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनन क्षमता में कमी होती है किस विटामिन से? तो जनन क्षमता यानी रिप्रोडक्टिव पावर जो है उसमें कमी विटामिन ई के कमी के कारण होता है। ठीक है, किस विटामिन की कमी के कारण? विटामिन ई में कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज सी फंक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? इन चारों में से आपको बताना है मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। तो सुक्रोज, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज और उपर्युक्त सभी। तो आपका सही आंसर है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेक्राइड है? जल्दी बताओ, इन चारों में से डाइसेक्राइड कौन सा है? फ्रक्टोज, डेक्स्ट्रीन, ग्लैक्टोज और माल्टोज। तो आपका सही आंसर है माल्टोज। ठीक है, माल्टोज डाइसेक्राइड है। तो देखो यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने को मिली, मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स। ठीक है, तो आपको समझना है कार्बोहाइड्रेट्स कितने तरह का होता है। ये 3 तरह का होता है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। इसका एग्जाम्पल आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखना। ठीक है, मोनोसेक्राइड देखो क्या हुआ, जो भी एक बेसिक यूनिट से कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है उसको हम लोग मोनोसेक्राइड्स बोलते हैं। डाइसेक्राइड्स हुआ जो दो मोनोसेक्राइड्स से मिलने के बाद बना है, उसको हम लोग डाइसेक्राइड्स बोलते हैं। और पॉलीसेक्राइड्स हुआ जो कई मोनोसेक्राइड्स से मिलकर बना हुआ है, उसको पॉलीसेक्राइड्स बोलते हैं। और एग्जाम्पल ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स में आपको क्या क्या एग्जाम्पल मिल सकता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। क्या मिल सकता है? ग्लैक्टोज। ये एग्जाम्पल में आप याद रखना, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज ये है मोनोसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स का अगर बात करें, इसमें आपको जो एग्जाम्पल याद रखना है वो है माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल याद रखना, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ठीक है, माल्टोज किससे बनता है? जब हम ग्लूकोज को ग्लूकोज से मिलाते हैं तब माल्टोज बनता है। ठीक है, इसके बाद सुक्रोज, जब ग्लूकोज को फ्रुक्टोज के साथ मिलाओगे तो ये आपका सुक्रोज बनेगा। और लैक्टोज है, जब ग्लूकोज को ग्लैक्टोज के साथ मिलाओगे तो ये बन जाएगा लैक्टोज। ठीक है, ये तीनों चीज़ों को आप याद रखना। अगर किसी को डाउट हो तो रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लो। ठीक है, और मैंने बताया इसके बाद पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या हुआ? पॉलीसेक्राइड्स हुआ जो कई मोनोसेक्राइड्स से मिलकर बना है। इसका एग्जांपल आप क्या याद रखोगे? स्टार्च। ठीक है, उसके बाद ग्लाइकोजन याद रखना। ठीक है, ये 2 एग्जांपल आप याद रखो, स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये है पॉलीसेक्राइड्स। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? आसान सा क्वेश्चन है, इसमें से दुग्ध प्रोटीन कौन सा है? ये आपका कैसीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन।
किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो ये आपका विटामिन डी, इसको हम लोग हार्मोन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेनिन का स्रावन करने वाला अंग कौन सा है? यानी रेनिन कहाँ से स्रावित होता है? तो रेनिन कहाँ से स्रावित होता है? ये स्रावित होता है अमाशय से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डार्विन का सिद्धांत था। तो डार्विन का क्या सिद्धांत था? जल्दी बताओ, डार्विन का सिद्धांत क्या था? ये था प्राकृतिक चयनवाद। ठीक है, या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? यह किया गया था सिंदरी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओबरा किसके लिए जाना जाता है? ओबरा किसके लिए जाना जाता है? जल्दी बताओ, किसके लिए जाना जाता है ओबरा? तो ओबरा ताप विद्युत घर के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 किन स्थानों को जोड़ता है? NH1 किन स्थानों को जोड़ता है? किन स्थानों को जोड़ता है? ये जोड़ता है दिल्ली एवं अमृतसर, बरास्ता, अंबाला और जालंधर को। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक विभाग की स्थापना कब हुई? डाक विभाग की स्थापना भारत में कब हुई थी? कब हुई थी? ये हुई थी 1854 में, डलहौजी के समय में। अगला क्वेश्चन है, भारत को कुल कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? पिन कोड क्षेत्रों का बात किया जा रहा है, कितने पिन कोड क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो ये टोटल 8 पिन कोड क्षेत्र में डिवाइड किया गया है भारत को। ठीक है। अच्छा, एक और आपका पिन कोड क्षेत्र इस 8 के अलावे एक आता है जो आर्मी पोस्टल है। ठीक है, इसके लिए एक अलग से एरिया बनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में एसटीडी सेवा कब प्रारंभ हुई? एसटीडी सेवा भारत में कब चालू हुई? ये हुई थी 1960 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो आप सभी का सोचना बिल्कुल सही है, वो राज्य है केरल। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन से वर्ग की भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है? किस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या भारत में सर्वाधिक है? तो वह है इंडो आर्यन भाषा। अगला क्वेश्चन है, भारत के मध्यवर्ती और दक्षिणी भागों में निवास करने वाले जनजातीय लोग किस वर्ग से संबंधित हैं? किस वर्ग से संबंधित हैं? ये लोग प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड से संबंधित हैं। किस एरिया में पूछा जा रहा है? भारत के मध्यवर्ती और दक्षिणी भागों में निवास करने वाले जनजातीय लोग। अगला क्वेश्चन है, किन लोगों को भारत के सबसे पुराने निवासी माना जाता है? भारत का सबसे पुराना निवासी कौन माना जाता है? कौन माना जाता है? यह माना जाता है निग्रिटो। ठीक है, निग्रिटो को भारत का सबसे पुराना निवासी माना गया है। अगला क्वेश्चन है, घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? घाघरा नदी गंगा में कहाँ मिलती है? जल्दी बताओ, कहाँ मिलती है? ये बिहार में मिलती है और बिहार के छपरा के पास ये गंगा में मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धर्मावलंबी किस नदी में पिंडदान करते हैं? आप जानते हो पिंडदान हिंदू में एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। ठीक है, मुक्ति के लिए, जो लोग मर गए उनके मुक्ति के लिए पिंडदान दिया जाता है और ये दिया जाता है गया में। गया में किस नदी के तट पर? तो फाल्गु नदी के तट पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? ये स्थित है फाल्गु नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, देव का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, बहुत ही फेमस सूर्य मंदिर है और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके, जल्दी बताओ कहाँ? तो ये स्थित है औरंगाबाद में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जूट कारखाना निम्नलिखित में से किस जिला में स्थित है? तो जूट का कारखाना या जूट का जो मेजर प्रोडक्शन है वो आपके पूर्णिया, आपके कटिहार इलाके में ज़्यादातर आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? कटिहार में जूट कारखाना स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल जूट मिल बिहार में कहाँ केंद्रित है? तो मैंने अभी ऊपर बताया कटिहार में, तो मोतीलाल जूट मिल भी वहीं पे है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अशोक पेपर मिल बिहार में कहाँ स्थित है? तो अशोक पेपर मिल बिहार में दरभंगा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में गांधी जी की सबसे ऊंची प्रतिमा जो पटना के गांधी मैदान में स्थापित हुई है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई है लगभग 72 फीट और ये वर्ल्ड में गांधी जी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, इसको भी डिजाइन किया गया था राम सुतार के द्वारा और 2013 से ये ओपन है नॉर्मल पब्लिक के लिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सिल्क कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में सिल्क कारखाना आपको भागलपुर क्षेत्र में मिलेगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अमेजन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपने वॉइस बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो किस बैंक ने ऐसा किया है? ये किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भ्रष्टाचार रोधी निगरानी संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो सीबीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग के अभी अध्यक्ष कौन है? ये है संजय कोठारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहले जो अकबरुद्दीन हुआ करते थे, अभी वो चेंज हो गए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर। तो अभी कौन है? ये है टीएस त्रिमूर्ति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुल्तानगंज में स्थित शिव का मंदिर किस नाम से जाना जाता है? सुल्तानगंज में जो शिव जी का मंदिर है उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? उसको हम लोग अजगैबीनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अजैविकनाथ या अजगैबीनाथ मंदिर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महान श्रृंगारिक कवि विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? तो विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था विस्फी में। कहाँ हुआ था? विस्फी में। ठीक है। और ये विस्फी कहाँ है? ये है मधुबनी एरिया में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था मौर में। कहाँ हुआ था? मौर। और ये मौर गांव कहाँ है? ये है शेखपुरा में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहीं पर श्री कृष्ण सिंह का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किसने किया था? हृदय प्रत्यारोपण यानी हार्ट ट्रांसप्लांट का पहला ऑपरेशन विश्व में किसने किया था? ये किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। ठीक है। अगर भारत में आपसे पूछता तो भारत में आंसर हो जाता डॉक्टर वेणुगोपाल। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक निम्न में से कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? ये है विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन है, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस जल्दी बताओ। विश्व श्रमिक दिवस ये मनाते हैं हम लोग 1 मई को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से संबंधित स्थल को कहा जाता है? महात्मा गांधी से संबंधित स्थल है राजघाट। अगला क्वेश्चन है, डायट किस देश की संसद का नाम है? डायट किस देश की संसद का नाम है? किस देश का संसद है डायट? यह है जापान का। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? यह थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम भाई साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? यह स्थित है त्रिवेंद्रम में। अगला क्वेश्चन है, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस एफएसबी किस देश की गुप्तचर संस्था है? एफएसबी यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस यह रूस की गुप्तचर संस्था है। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? यह है दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? प्रथम खुला विश्वविद्यालय यानी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हुआ? ये हुआ था हैदराबाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये हुई थी 1980 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है कोयम्बटूर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकेमिया हो सकता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके बायो से, जल्दी बताओ। आर्ट और स्कल्पचर में कौन सा एक ऐसा रसायन केमिकल यूज किया जाता है जिससे एनीमिया की खतरा होती है? वो कौन सा है? वो है आपका बेंजीन। ठीक है। एक्चुअली में इसको पहले ऐसे सॉल्वेंट यूज करते थे, लेकिन अब इसका यूज बहुत ही कम हो गया है। अगला क्वेश्चन है, एस्बेस्टस किससे बनती है? एस्बेस्टस किससे बनती है? किस से बनती है एस्बेस्टस? ये बनती है कैल्शियम और मैग्नीशियम से। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? यह है दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? सेक्स हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? कौन सी ग्रंथि है? वो है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि आप जानते हो, जितने भी सेंसुअस सारी चीजें हैं, ठीक है,
वो सारे चीज़ जो है वह एड्रिनल ग्रंथि के कंट्रोल में आता है। और जो भी फीलिंग्स वगैरह आप अल्टीमेटली देखते हो ना, कहीं पे कुछ चीज़ देख के डर जाते हो, किसी चीज़ से आप इमोशनली अटैच हो जाते हो, कहीं पे भी आप बहुत ही अलग तरह से बिहेव करने लगते हो, ठीक है। उसी के अंतर्गत बहुत सारे बिहेवियर्स में से आपका एक सेक्स हार्मोन भी आता है, ठीक है। तो सेक्स हार्मोन के रिलीजिंग का भी जो फैक्टर है वो एड्रिनल ग्लैंड ही कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है, किस कारण जल का भारी धातु पॉल्यूशन होता है? तो जल जो वाटर है वह बहुत अधिक पॉल्यूटेड हो जाता है किस चीज़ से मिलने से? तो ये आपके पेंट के मिलने से, ठीक है। पेंट में बहुत जहरीले केमिकल्स वगैरह होते हैं, लेड वगैरह होते हैं, ठीक है। और अगर ये पानी में चला जाए तो बहुत अधिक पॉल्यूटेड वाटर हो जाता है वो फिर। अगला क्वेश्चन है, अब अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था? अकबर का एकमात्र दरबारी था जिसने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था, वो कौन है? वो है बीरबल। कौन था वो था बीरबल। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? भारतीय बिस्मार्क के रूप में वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? भारत में टोटल कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो यह है 12, ठीक है। आपको 12 या 13 आपको मिल सकता है, ठीक है। तो दोनों का आप ध्यान रखना है, 12 या 13। अगला क्वेश्चन है, किन सिग्नलों से ऑपरेटिव सिस्टम को यह सूचना मिलती है कि कोई क्रियाकलाप किया गया है? आपको यह बताना है कि वो सिग्नल कौन सा है जिससे ऑपरेटिव सिस्टम को यह सूचना मिल जाती है या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि कुछ काम हुआ है, यानी इन्फॉर्मर यहाँ पे कौन है। तो आप यहाँ पे इन्फॉर्मर नहीं मारोगे, ठीक है। इन्फॉर्मर हमारे लिटरल मीनिंग में है, लेकिन कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में जब हम लोग बात करेंगे इसको बोलते हैं इंटरप्ट्स। क्या बोलते हैं? इंटरप्ट्स। क्या होता है ये? इंटरप्ट्स। इंटरप्ट्स वैसे सिग्नल्स हैं जो ऑपरेटिव सिस्टम को यह इन्फॉर्म करता है कि कोई क्रियाकलाप हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 19-21 दिन की अवधि का उल्लेख किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, बायो से थोड़ा सा टफ हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन इसको ऑप्शंस को पढ़ो और आंसर करो। 19-21 दिन यानी ऑन एन एवरेज 19 से 21 दिन का अवधि आप उल्लेख कर सकते हो किस रूप में? मुर्गी के अंडे को सेने की अवधि, मानव की लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत जीवन काल, ये तो गलत हो गया। रोज धर्म के ठीक बाद रोज धर्म चक्र की वह अवधि जिस दौरान सबसे अधिक निषेचन की संभावना है, ठीक है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का बात किया जा रहा है। अगला है आपका लाल रुधिर कोशिकाओं के अंदर मलेरिया पैरासाइट के एक विखंडनी जनन चक्र के पूरा होने की अवधि। तो ये दोनों आपका गलत है। आपका सही जो आंसर है वो है मुर्गी के अंडे के सेने का समय, ठीक है। मुर्गी के अंडे के सेने का समय जो है वह 19 से 21 दिन का होता है। अगला क्वेश्चन है, एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? क्या बोला जा रहा है? एक मकान की छत से गिराया जा रहा है एक पत्थर का बॉल, ठीक है। अब आपको बताना है कहाँ पे उसका काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक होगा। तो जब वह धरती को छू रहा होगा उस वक्त सबसे अधिक काइनेटिक एनर्जी होगा। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूची में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत का स्थान है 7वां। अगला क्वेश्चन है, भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक के चिकमंगलूर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? स्टोन कैंसर होने का कारण क्या है? स्टोन कैंसर ये आप इंसान से रिलेटेड मत करना, ठीक है। आप देखते हो आपका जो ताजमहल है, ठीक है, वह स्टोन कैंसर से ग्रसित हो गया है। तो किस कारण से होता है? ये होता है एसिड रेन से, यानी अम्ल वर्षा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विंबलडन 2019 पुरुष सिंगल्स खिताब के विजेता थे? विंबलडन 2019 पुरुष सिंगल्स खिताब के विजेता कौन थे? ये थे नोवाक जोकोविक। अगला क्वेश्चन है, बैटरियों में कौन सा एसिड संग्रहित यानी स्टोर होता है? तो बैटरियों में कौन सा एसिड स्टोर होता है? आसान सा क्वेश्चन है, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा होता है? फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? यह है ताजा पुष्प समूह, ठीक है। फूल गोभी है तो जो भी उसमें फूल होता है, ठीक है, वही आप खाते हो। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क किस वर्ष राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? यानी कनिष्क किस वर्ष राज सिंहासन पर बैठा था?
कब बैठा था कनिष्क? ये बैठा था 78 ईस्वी में, ठीक है, और 144 ईस्वी तक इसने शासन किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डाटाबेस मैनेजर का उदाहरण कौन सा है? कंप्यूटर से आपका क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। डाटाबेस मैनेजर या डीबीएमएस इसको बोलते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इसका उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका पैराडॉक्स, कौन सा है? पैराडॉक्स। ये डॉस के एक तरह का डाटाबेस मैनेजर था, ठीक है। इसके अलावा भी आपसे बहुत सारे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक दो याद रखो, जैसे एमएस एक्सेस, ठीक है, आपके ऑफिस सूट का है। उसके बाद फिर ओरेकल डाटाबेस, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, नासा द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पहले इलेक्ट्रिक विमान का क्या नाम है? यह नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह है पहला इलेक्ट्रिक विमान। आपको बताना है इसका क्या नाम है। इसका नाम है X-57 मैक्सवेल। क्या नाम है? X-57 मैक्सवेल। अगला क्वेश्चन है, जापानी सहयोग से स्थापित किया गया नवीनतम और सबसे बड़ा शिपयार्ड कौन सा है? किसके द्वारा, किसके सहयोग के द्वारा यह स्थापित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। कौन सा है ये? जल्दी बताओ। यह है आपका कोची शिपयार्ड, ठीक है। कोचिन शिपयार्ड यह किसके सहयोग से बनाया गया? जापान के सहयोग से, और यह सबसे बड़ा शिपयार्ड में से एक है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के संबंध में हस्ताक्षर करके भारत चीन संबंधों में नरमी लाई थी? वास्तविक नियंत्रण रेखा, देखो दो लाइन है, एक है LOC और एक है LAC, ठीक है, सॉरी LAC। LOC आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल, और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, ये भारत और चीन के बीच में है, ये याद रखना, ठीक है। और इस पर साइन किया था PV नरसिंह राव ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? इन चारों में से बताओ लोचदार मांग किसकी है? विद्युत, औषधि, चावल, दिया सलाई की डिबिया। तो यह है विद्युत, ठीक है। लोचदार वस्तुओं के लिए मैंने बताया था कि लोचदार वस्तु उन वस्तुओं को कहते हैं, ठीक है। इसमें फिर अलग अलग आता है आपका पूर्ण लोचदार, रिलेटिव लोचदार, ठीक है, उसको हम लोग अलग से कभी देखेंगे। लोचदार आप सिर्फ ये याद रखो कि अगर दाम में, ठीक है, आप जानते हो डिमांड जो है वो प्राइस पे डिपेंड करता है। अगर दाम में कोई चेंजेस आता है, उसके कारण अगर डिमांड पे कुछ असर होता है, तो इसको हम लोग लोचदार बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सब चीज़ देखो, औषधि, चावल, दिया सलाई की डिबिया, क्या अगर मान लो जो दिया सलाई खरीदते हो, ठीक है, जो आप सलाई जिसको बोलते हो, उसका दाम 5 रुपये हो जाए, क्या आप माचिस खरीदना बंद कर दोगे? नहीं भाई, आप तो खरीदोगे ही, इस पर कोई असर नहीं होगा। औषधि चाहे 5 रुपये में मिले, 100 रुपये मिले, आप खरीदोगे। चावल अगर खरीदोगे नहीं तो खाओगे क्या? और ऐसा नहीं है कि दाम कम हो गया तो आप 10 kg खाने लगोगे और दाम ज़्यादा है तो आप 1 kg खाओगे, ऐसा तो है नहीं। तो आप इसको भी इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन विद्युत एक ऐसा चीज़ है जो दाम पे इसका यूज़ डिपेंड करता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ते में मिल रहा है तो फिर आप AC, फ्रिज, कूलर जो भी है आप बेधड़क यूज़ करोगे बिना किसी परवाह किए कि कितना बिल उठ रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे विद्युत जो है वह लोचदार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है? यह है आपका हीलियम। जो गोताखोर होते हैं उनके सिलेंडर में क्या होता है? ऑक्सीजन प्लस हीलियम, ठीक है। ये दो चीज़ें उसमें होता है। क्या क्या होता है? सॉरी मैंने H2 लिख दिया। होता है ऑक्सीजन प्लस हीलियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वायुयान का आविष्कार किसने किया था? वायुयान का आविष्कार, बहुत टफ क्वेश्चन, किसी को नहीं आ रहा होगा कि ये राइट ब्रदर्स ने किया था, ठीक है। लेकिन नाम है इनका अर्विले राइट और विलिबर राइट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, द्रव चलित मशीनें किस सिद्धांत पर काम करती है? जो भी द्रव चलित मशीनें हैं वो सब, जो भी हाइड्रोलिक मशीनें हैं, ठीक है, वो सब पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? जल्दी बताओ। आंतरिक अव्यवस्था के कारण पूछा जा रहा है, कब आपात लगाया गया था? ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, यह 1975 में लगाया गया था, ठीक है, जो 1977 तक चला था। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से किसे हाल ही में प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका के अभी प्रधानमंत्री कौन है जिनको हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं महिंद्रा राजपक्षे। अगला क्वेश्चन है, कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं?
कौन करते हैं? अब देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, अगर प्रधानमंत्री रहेगा तो वो मार देंगे बिना सोचे समझे। यहाँ पे राज्य योजना बोर्ड के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष जो है वह होते हैं मुख्यमंत्री। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, मछली का एयर ब्लैडर जो वायु आशय है किस रूप में कार्य करता है? जल्दी बताओ, मछली का एयर ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है? ये करता है सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थितिक अंग के रूप में। अगला क्वेश्चन है, श्री अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? श्री अरविंद या अरविंद घोष जिनको आप जानते हो वही हैं ये, ठीक है। इनको किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? इनको अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार किया गया था। कब हुआ था ये घटना? ये घटना 1908 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? ये जो 4 ऑप्शंस हैं इसमें से आपको बताना है महारत्न का दर्जा किसको नहीं दिया गया है। सेल को, बेल को, ओएनजीसी को, कोल इंडिया लिमिटेड को। तो इसमें से बेल है, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसको महारत्न का दर्जा नहीं मिला है, ये नवरत्न कंपनी है। और रेस्ट जो 3 है ये सभी महारत्न कंपनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? कौन सा पार्टी है वो है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक। इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किया था, जब वह कांग्रेस पार्टी से निकल गए थे। अच्छा, कौन सा वो अधिवेशन था जब उन्होंने त्यागपत्र दिया था प्रेसिडेंटशिप से? वो था त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है, 1939। अगला क्वेश्चन है, WTO किस वर्ष अस्तित्व में आया? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यह 1995 में अस्तित्व में आया। इससे पहले ये गैट के रूप में जाना जाता था। गैट, GATT, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, यह है पृथ्वी, जिसको ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? यह है जहांगीर, ठीक है। बहुत बच्चे इसमें अकबर मार देते हैं, लेकिन आपका सही आंसर जो है वह होगा जहांगीर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार का एक उदाहरण है? एकाधिकार यानी मोनोपोली। किस एक कंपनी का अपने फील्ड में मोनोपोली है? तो ऑप्शंस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, यह है भारतीय रेलवे, ठीक है। इंडियन रेलवे का अपने फील्ड में मोनोपोली है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना, दूसरा कोई कंपनी है ही नहीं, जो करना है इंडियन रेलवे को ही करना है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? ये किया गया था विवेकानंद के द्वारा, ठीक है। और कब किया गया था? ये किया गया था 1897 में। अगला क्वेश्चन है, रेल बंधु है, रेल बंधु क्या है? ऑप्शंस पढ़ो, ऑप्शन थोड़ा सा लंबा है लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको। क्या है रेल बंधु? तो अगर रेल बंधु के बारे में आपने पढ़ा है तो उतना भी टाइम आपको नहीं लगेगा इसको आंसर करने में। जल्दी से ऑप्शंस पढ़ो, सारे ऑप्शंस को पढ़ो और जवाब दो, रेल बंधु क्या है? तो रेल बंधु आपका राजधानी शताब्दी और AC दुरंतो एक्सप्रेस में उपलब्ध भारतीय रेल की एक पत्रिका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शनि के चंद्रमा की पहली ग्लोबल जियोलॉजिकल मैपिंग पूरी की है? तो कौन सी वो अंतरिक्ष एजेंसी है? वो है आपका नासा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? किस प्रकार का है? जल्दी बताओ। आय और उपभोग में, तो इसमें डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष संबंध है। क्यों है? क्योंकि अगर आपका आय बढ़ेगा तो आपका उपभोग भी बढ़ेगा, अगर आय घटेगा तो उपभोग भी घटेगा। सिंपल सा है, आप जितना कमाओगे उतना चीज को यूज करोगे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? देखो इसको भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कब पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। अगर फिर भी आप लोग भूल जा रहे हो तो फिर ये गलत बात है। मैंने बोला था पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए सबसे जो एक मेजर कंडीशन है वो है कि प्रकाश को किसी भी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाना पड़ता है, यानी एक अधिक घना मीडियम से कम घना मीडियम में जाना पड़ता है, ठीक है। अब चलो देखते हैं कि इसमें से जो भी आपके ऑप्शंस हैं इसमें से कौन सा एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे कौन सा एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे ज़्यादा घना मीडियम से कम घना मीडियम या ज़्यादा सघन से कम सघन में जा रहा है। पहला देखते हैं, कांच से जल, इसमें से सघन ज़्यादा कौन सा है?
कांच है ना, ऑब्वियस है, यानी अधिक सघन से कम सघन में जा रहा है। चलो दूसरा देखते हैं, जल से कांच यानी कम से ज़्यादा में जा रहा है, ये नहीं होगा। वायु से जल, तो जल वायु से ज़्यादा सघन हो गया, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। वायु से कांच यानी कम से ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं होगा। तो आपका सही आंसर कौन सा है, ये है ए। ठीक है, आई होप कि ये अब आप कभी गलती नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? जल्दी बताओ कितनी मांसपेशियां होती है हमारे शरीर में। तो कुछ बच्चे तो 206 ढूंढ रहे हैं। मेरे भाई देखो, मांसपेशियों की संख्या पूछी जा रही है, हड्डियों की संख्या नहीं। तो हमारे शरीर में टोटल मांसपेशियों की संख्या ऐसे होती है 639। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन 639 नहीं दिख रहा है, इस कारण से आपका आंसर जो है वो 656 होगा। ठीक है, इसके आसपास कभी कभी ज़्यादा भी पूछा गया है। एक बार 653 भी ऑप्शन में आया था और वो लिया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स का है, इसलिए आप इसको गलत नहीं ठहरा सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट आपको पता रहना चाहिए कितना होता है, 639। ठीक है, मांसपेशियों की संख्या। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपर के चारों क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी होती है? आसान सा क्वेश्चन है। पृथ्वी के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक लेयर है उसमें सबसे कम किसका होता है? वो होता है ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्षों के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? 2011 के जनगणना के अनुसार मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, तो किसकी जनसंख्या सबसे कम है? यह है सिक्किम की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, यह है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो लेदर इंडस्ट्री में एक चीज का प्रयोग किया जाता है जो पौधों से प्राप्त होता है, आपको उसका नाम बताना है। वो क्या है? वो है टैनिन। ठीक है, टैनिन का प्रयोग किया जाता है। टैनिन एक प्रोसेस होता है चमड़े का, ठीक है, उसमें इस टैनिन का प्रयोग किया जाता है जो पौधों से एक्सट्रैक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? ब्लैक बॉडी किसके विकिरण को अवशोषित करता है? जल्दी बताओ, केवल निम्न तरंग, मध्यवर्ती तरंग, उच्च तरंग या सभी तरंग? तो आपका आंसर होगा सभी तरंग। जरूरी नहीं है कि वो किसी खास तरह के रेडिएशन को अब्जॉर्व करता है, बल्कि वो सभी तरह के रेडिएशन को अब्जॉर्व कर लेता है। कौन? ब्लैक बॉडी। ठीक है, कोई भी काले कलर का बॉडी। ठीक है, तो ओके गाइस, तो आई होप कि आज के सेट में भी आपने कुछ सीखा होगा, कुछ आपका रिवीजन हुआ होगा। आज का ओवरऑल अगर मैं सेट देखूं तो अब आज का आपका सेट इजी ही था। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे स्कोर किए होंगे। देखो, ऑन एन एवरेज अगर आप लोग पर डे 70 से 80 के बीच में या 80 से एवब आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ठीक है, 70 से 80 ये एवरेज है। आप इसका मतलब ये मत समझ लेना आप बहुत एक्सलेंट हो। 70 से 80 के बीच में अगर पर डे आप अटेम्प्ट ले रहे हो तो आप ऑन एन एवरेज ठीक ठाक हो। ठीक है, जिनका भी 80 से 90 के बीच में आ रहा है वो गुड के कैटेगरी में है, लेकिन 90 एंड एबव जो कर रहे हैं स्कोर वो एक्सलेंट के कैटेगरी में है, उनका सिलेक्शन 100% होना तय है। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी अच्छे से मन लगाकर पढ़ रहे हो और सीख रहे हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।